हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे करंट अफेयर्स की सीरीज और आज हम जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 11 पर। ठीक है, ये अगस्त का थर्ड लेक्चर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्विक एस्टिमेट्स ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्विक एस्टिमेट्स ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड क्वार्टरली। बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। अगर आपने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़ा है और आपने हमारी इकोनॉमी की सीरीज देखी है तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये कैसे निकाला जाता है, मंथली बेसिस पे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? मंथली बेसिस पे निकाला जाता है। सेकंड है इट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालती है, तो ये स्टेटमेंट भी आपको पता होगा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसको कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको निकालता है। अगर इसके दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। और अगर इसके बेस ईयर की बात करें तो इसका बेस ईयर क्या है? 2011-12। ठीक है, इसका बेस ईयर क्या है? 2011-12। और ये मेनली क्या करता है, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्शन होता है उसके वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या करता है? मेजर करता है। ठीक है, वॉल्यूम, प्रोडक्शन के वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है उसको देखता है। दूसरी चीज़, इसमें दो मेन सेक्टर्स हैं। एक तो आते हैं इसमें ब्रॉड सेक्टर्स। कौन से आते हैं? एक तो इसमें आते हैं ब्रॉड सेक्टर्स और एक आते हैं इसमें यूज बेस्ड सेक्टर्स। क्या आते हैं? एक यूज्ड बेस्ड सेक्टर आते हैं, एक ब्रॉड सेक्टर्स आते हैं। अब जो ब्रॉड सेक्टर्स होते हैं ये तीन टाइप के होते, मतलब लगभग मतलब ब्रॉड सेक्टर्स जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और क्या आता है इसमें? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, इस टाइप के जो आते हैं वो आते हैं ब्रॉड सेक्टर्स में। और यूज बेस्ड सेक्टर्स में आते हैं जैसे कि जो भी गुड्स यूज होते हैं, जैसे कि बेसिक गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे यूज्ड बेस्ड सेक्टर्स में आते हैं। दो सेक्टर्स में ये डिवाइडेड है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ब्रॉड सेक्टर्स एंड यूज्ड बेस्ड सेक्टर्स। ब्रॉड सेक्टर्स में आते हैं कुछ मतलब ब्रॉड सेक्टर जैसे कि माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग। और यूज्ड बेस्ड सेक्टर्स में आते हैं क्या? जैसे कि बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, याद रखना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अप्रोक्स 40% कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? कुछ कोर इंडस्ट्रीज। कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? कुछ कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, उन कोर इंडस्ट्रीज के नाम क्या है? आपको ये मैं काफ़ी अच्छे से बता चुकी हूँ। मैंने इसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, जब सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा RESCCNCF। मैंने क्या बताया था इसको? रेस्ट करो, कोका कोला पियो, नहीं तो कॉर्नफ्लेक्स खाओ। ठीक है, नहीं तो कॉर्नफ्लेक्स खाओ, ऐसे आप याद रख सकते हो। ये क्या? कोर इंडस्ट्रीज है। ये इसका यहाँ सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है, यहाँ सबसे लोएस्ट परसेंटेज है। ठीक है, अगर आपने इकोनॉमी का सेक्शन जाके नहीं देखा तो आप देख सकते हो। ये R क्या है? रिफाइनरी, E इलेक्ट्रिसिटी, S स्टील, C क्या है? कोल, C क्या है? क्रूड, N से क्या है? नेचुरल गैस, C क्या है? सीमेंट और F क्या है? फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का जो शेयर होता है कोर इंडस्ट्रीज में 100 से कम होता है और रिफाइनरी का जो शेयर होता है सबसे ज़्यादा होता है। और कई बार तो इनके सीक्वेंस लगानी भी आ जाती है। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन हो जाता है वो भी इसके साथ ही हमने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 51 आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। हमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। सबसे पहले है कि ये एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है जो CII और फिक्की ने इसको एस्टेब्लिश किया। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो है ना, ये 2009 में ये बॉडी एस्टेब्लिश की गई थी। किसके अंडर? कंपटीशन कमीशन, कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर। किसके अंडर? कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर 2009 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, और वैसे मिनिस्ट्री में कौन से आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, सेकंड है इट एम्स टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन मार्केट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें कंपटीशन ये जो करती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी। और जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने पहले एक ऑर्गेनाइजेशन चलती थी, एक एक्ट था, उस एक्ट को रिप्लेस कर दिया। कौन सा? MRTP एक्ट। कौन सा? MRTP एक्ट था, 1969 का था। ठीक है, MRTP एक्ट इसको बोलते हैं मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था ये। ठीक है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था 1969 का। जब ये आया कंपटीशन कमीशन
तो इसने इस सेक्टर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। वैसे इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन से क्या क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है, साथ में 6 मेंबर्स होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको कौन अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरी चीज़ ये क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। कौन सी बॉडी है ये, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, ये भी याद रखनी है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। इसके अलावा और तो क्या ही है इसमें, अगर एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स की बात करें, तो मतलब आप जो भी मेंबर्स हैं वो हाई कोर्ट के जज बनने के क्वालिफाई होने चाहिए, साथ में 15 साल का मतलब अलग अलग जगह पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि इंटरनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस वगैरह, इन दी ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि अपॉइंट किसको करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करना है। साथ में जब ये बनी थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, साथ में एक और बॉडी बनी थी जिसको बोलते हैं कॉम्पैट क्या थी ये, कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या थी, कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनी थी उसी टाइम पे, लेकिन 2017 में इस कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को हटा के क्या ला दिया गया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्या ला दिया गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की एक बॉडी बना दी गई है। तो ये चीज़ याद रखना, ये अब ये बॉडी नहीं है, ये इसकी जगह ये बॉडी आ गई है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वाली। तो ये क्वेश्चन हम पहले ही करवा चुके हैं, ठीक है। ये इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने पहले नहीं करवाया है। मैंने आपको पहले भी आपको अच्छे से बताया है कि आपका बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए। आप सितंबर से देखो लास्ट, और कम से कम पिछले साल तक के देख लो, बस सितंबर से लेके और अभी अगस्त तक के, तो आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन तो रिपीटिशन है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स हमेशा रिपीट ही होते रहते हैं लगभग। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात चल रही है। सबसे पहले है कि इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एससीओ। बिल्कुल भी नहीं है, एससीओ में तो इंडिया बहुत लेट ज्वाइन हुआ है। कब, 2017 में ज्वाइन हुआ है, जब पाकिस्तान भी ज्वाइन हुआ है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग होगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक एम्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन एससीओ। तो याद रखना, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये किसने बनाया, क्या एससीओ ने बनाया, बिल्कुल भी नहीं है। कौन सी कंट्रीज ने बनाया, ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, तो हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है क्या, 3, ठीक है। इसका मतलब जो रेड स्ट्रक्चर है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जो वो परमानेंट ऑर्गन है एससीओ का, जो क्या करता है, मेंबर्स में कोऑपरेशन लाता है अगेंस्ट 3 एविल्स। कौन कौन से, टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, रेड्स के हेडक्वार्टर ताशकंद में। कहाँ पे है, रेड्स के हेडक्वार्टर ताशकंद में है, ठीक है। और ताशकंद कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे है ये, उज्बेकिस्तान में। उसके अलावा अगर हम बात करें एससीओ की, ये क्या है, यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है, ठीक है। इसके सेक्रेटरीट कहाँ पे है एससीओ के, इस एससीओ के सेक्रेटरीट है बीजिंग में। कहाँ पे इसके सेक्रेटरीट, बीजिंग में। उसके अलावा ये कब बनी है, 2001 में बनी है। कब बनी है, 2001 में बनी है। फोर्स में कब आई है, 2003 में आई है, ठीक है, फोर्स में 2003 में आई है। उसके अलावा इसमें मेंबर कौन कौन से हैं, सबसे पहले है इसमें रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल एशियन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान और ईरान, ठीक है, ये मेंबर्स हैं इसमें। तो ये याद रखना, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान, ठीक है, ये सारी कंट्रीज इसके मेंबर्स है। याद रखना, ईरान अभी रिसेंटली इसमें ऐड हुआ है, और इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान इसमें ऐड हुए थे 2017 में, ठीक है। रेड्स इसका एक स्ट्रक्चर है जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ताशकंद में है। और उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, रशियन एंड चाइनीज़, ठीक है, रशियन और चाइनीज़ इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस में कौन कौन है, अफगानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया। बेलारूस, मंगोलिया एंड अफगानिस्तान, ये क्या है, इसके ऑब्जर्वर स्टेटस में आते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज देख ली, रेड्स का हेडक्वार्टर देख लिया, एनडीबी देख लिया किसका स्ट्रक्चर है, और मेंबर्स देख लिए हैं, इंडिया ने कब ज्वाइन किया है, कब ये बना था। तो हमारी सारी चीज़ें हो जाती है कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 54 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम स्कीम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले, दिस स्कीम एम्स टू प्रमोट यूज ऑफ सोलर एनर्जी अमंग द फार्मर्स। ये जो स्कीम है ये प्रमोट कर रही है यूज ऑफ सोलर एनर्जी अमंग फार्मर्स, तो बिल्कुल सही है। सेकंड है, इसकी जो मिनिस्ट्री है इसको कौन सी इंप्लीमेंट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसमें बोल रखा है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको कौन सी मिनिस्ट्री करेगी,
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है जो वो मिनिस्ट्री इसको क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करेगी। और वैसे पीएम कुसुम है, पीएम तो हो गया हमारे प्रधानमंत्री, कुसुम की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, कुसुम की फुल फॉर्म क्या है? देखो कुसुम, कुसुम के का मतलब होता है किसान, ठीक है, यू का मतलब होता है ऊर्जा, किसान ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद एस से होता है सुरक्षा, उसके बाद होता है उत्थान, महाभियान, महाभियान, ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। और इसके मेनली 3 कंपोनेंट्स है इस स्कीम के, याद रखना पीएम कुसुम स्कीम के। आपको ये तो पता चल गया क्या करने वाले हैं, 3 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। उन 3 कंपोनेंट्स में क्या क्या है? सबसे जो पहला कंपोनेंट है उसमें हमें 10,000 मेगावाट की, कितनी? 10,000 मेगावाट की क्या बनानी है? डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटिंग ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट बनाने हैं। कौन से? ग्राउंड माउंटेड, ठीक है। सबसे पहले क्या है? ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट बनाने हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है? हमें 2 मिलियन, 2 मिलियन मतलब 20 लाख, ठीक है। हमें क्या करना है? 2 मिलियन स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्री पंप लगाने हैं, ठीक है। 2 मिलियन क्या लगाने हैं? एग्री पंप निकालने हैं, ऐसे याद रखो। 2 मिलियन क्या लगाने हैं? एग्री पंप लगाने हैं। और तीसरी चीज़, उनमें से 2 मिलियन में से कम जो 15 लाख है, 1.5 मिलियन जो है जो पंप्स हैं उनका क्या करना है? सोलराइजेशन करना है। उन पंप्स का क्या करना है? सोलराइजेशन करना है। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। जो भी हम ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर्ड एग्री पंप लगाएंगे उनमें से 1.5 मिलियन का क्या करना है? सोलराइजेशन करना है, मतलब वो सोलर एनर्जी के ऊपर बेस होनी चाहिए। ये है मेनली पीएम कुसुम का टारगेट। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। और ये कब अप्रूव हुई थी स्कीम? 2019 में। कब अप्रूव हुई थी? 2019 में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। पूसा डिकम्पोजर, देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बार हो चुका है, बहुत बार। तो ये पूसा डिकम्पोजर क्या है? आपको पता है स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। ये क्या है? एक फंजाई बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन है जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा ताकि जो सेलुलोज है, लिग्निन है, पेक्टिन है, पैडी स्ट्रो में वो क्या हो जाए? डाइजेस्ट हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। और जो स्टबल बर्निंग है वो कम हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। आ जाते हैं 56 पे। कौन कौन सी उसके बारे में बोल रखा है? सबसे पहले निसार, इसने बोल रखा है रशिया और इंडिया का इनिशिएटिव है निसार। तो आपको पता होना चाहिए, निसार के नाम से ही आपको पता होना चाहिए नासा एंड इंडिया का इनिशिएटिव होगा। ये एन से नासा, आई से इंडिया। तो रशिया और इंडिया का नहीं है, किसका है? यूएसए और इंडिया का है, ठीक है। किसका है? यूएसए और इंडिया का है। ज्वाइंट अर्थ इनिशिएटिव है, ठीक है। ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशन है। सेकंड है आदित्य 11। आदित्य 11 आपको पता है, आदित्य 11 फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन है, सन को स्टडी करने के लिए मिशन है, बिल्कुल सही है। थर्ड है गगनयान। इट इज अ डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन एम्ड एट स्टडिंग सेलेस्टियल सोर्सेज इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स साइमल्टेनियसली। देखो गगनयान मिशन ये नहीं है, गगनयान मिशन क्या है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फेटेगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेजेगा कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट में। कहाँ पे भेजेगा? लो अर्थ ऑर्बिट में स्पेस फ्लाइट भेजने के लिए। और फिर ये फाउंडेशन ले कर देगा सस्टेन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के लिए लॉन्ग रन में। तो ये इनके लिए नहीं है, मेनली ह्यूमन फ्लाइट्स को भेजने के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगी? रॉन्ग होगी। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सी। ओनली 2 इज करेक्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में बताना है। सबसे पहले आर्टिकल 17 में बोल रहे हैं प्रोहिबिट करता है मैनुअल स्कैवेंजिंग का। देखो आर्टिकल 17 किसके बारे में? अनटचेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? अनटचेबिलिटी के बारे में। तो उसमें तो मैनुअल स्कैवेंजिंग की कई बात ही नहीं हुई है, तो ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है। सेकंड है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दैट रिकमेंड्स वेलफेयर प्रोग्राम फॉर मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो इसमें क्या होना चाहिए? आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए, क्या बोल रखा है इसमें? इसमें बोल रखा है कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अभी है। देखो याद रखना, जब नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी 1994 में ये बॉडी बनी थी, तो नेशनल कर्मचारी सफाई एक्ट के मतलब एक था वो सफाई कर्मचारी एक्ट बना था 1993 का, उसके अंदर ये बनी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये बनी थी तब ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, लेकिन 2004 में इस एक्ट को क्या कर दिया गया? एबॉलिश कर दिया गया। इसका मतलब अब क्या है? ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है।
ठीक है। तो अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, लेकिन हाँ ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, हमारी फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी, क्योंकि क्या पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट, और करेक्ट तो एक भी नहीं है। अब हम कुछ अगर डेटा देखें किसके बारे में, सफाई कर्मचारी के बारे में। देखो सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है, यूपी में सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारी हैं, हाईएस्ट सफाई कर्मचारी कहाँ पे हैं, यूपी में है। ठीक है, उसके अलावा एक और डेटा है कि टोटल अगर लास्ट 10 ईयर्स की बात करें, लास्ट डिकेड की बात करें, तो 631 पीपल की डेथ हुई है ये सेप्टिक टैंक्स या फिर सीवर्स को साफ करते हुए। कितने पीपल की डेथ हुई है, 631 पीपल की डेथ हुई है इनको साफ करते हुए। और 2019 में जो है ना, याद रखना, हाईएस्ट डेथ्स हुए हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ जो सफाई कर्मचारी की डेथ हुई है वो यहीं पे हुई हैं पिछले 5 साल में। ठीक है, कितनी डेथ हुई है, 110 डेथ हुई है। तो ये जो डेटा है ना, ये कहाँ पे लिखने के सबसे ज़्यादा काम आते हैं, ये मेंस में लिखने के ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत डेटा याद रख लेना। इसके अलावा एक चल रहा है सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज। क्या चल रहा है, सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज चल रहा है। ये कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स चला रही है कौन सी, सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज। ठीक है, और ये कब लॉन्च किया गया था, ये सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज ये 19 नवंबर को लॉन्च किया गया था। 19 नवंबर को क्या आता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे। क्या था, वर्ल्ड टॉयलेट डे आता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज को क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया। इसके अलावा वैसे तो सफाई के लिए और भी इनिशिएटिव हैं, जैसे कि स्वच्छता अभियान ऐप भी एक लॉन्च किया गया, स्वच्छता अभियान ऐप भी एक लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत तो आप याद रख लेना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 57 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। पीयर टू पीयर लैंडिंग के बारे में बताना थे। क्राउड फंडिंग जैसा मैकेनिज्म है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ क्राउड फंडिंग। यस, क्राउड फंडिंग जैसा मैकेनिज्म है जिसमें लोन्स को रेज किया जाता है, जो बाद में इंटरेस्ट के साथ उनको लौटा दिया जाता है, बाय ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर हु नीड्स टू बोरो, जिनको बोरो करना है, फ्रॉम दोज हु वांट टू इन्वेस्ट। ठीक है, मान लो कि कुछ लोग हैं जिनके पास खाली पैसा पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, लोन पे दे देंगे। क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म जैसा मैकेनिज्म है, उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर लैंडिंग। बिल्कुल ये क्या है, हमारी सही स्टेटमेंट है। सेकंड है कि NBFCs आर नॉट परमिटेड टू प्रोवाइड पीयर टू पीयर लैंडिंग फैसिलिटीज बाय RBI। इसने बोल रखा है कि जो NBFCs हैं वो परमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है NBFC परमिटेड नहीं है, NBFC परमिटेड है अगर वो RBI से सर्टिफिकेट ले लें। ठीक है, RBI से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब आप क्या है, परमिटेड हो ये पीयर टू पीयर लैंडिंग के। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए। ठीक है, इसी को देखो पीयर टू पीयर लैंडिंग का दूसरा नाम है, इसी को सोशल लैंडिंग भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सोशल लैंडिंग भी बोलते हैं, और इसी को क्राउड लैंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्राउड लैंडिंग, क्राउड फंडिंग। ठीक है, और आपको बताई दिया RBI से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा NBFC को, तब वो ये ले सकती है। मेजर कंपनीज कौन कौन सी है इंडिया में जो इसमें ऑपरेट कर रही है पीयर टू पीयर लैंडिंग में, कुछ अलग ही नाम है उनके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो क्रिप्टो करेंसीज में जो भी कंपनीज हैं या फिर जो भी प्लेटफॉर्म जो क्रिप्टो करेंसी को सेल एंड वो कर रहे हैं, वो वाले प्लेटफॉर्म मैंने लिखवाए हुए हैं। ये आज आ गया हमारा पीयर टू पीयर लैंडिंग में कौन कौन से। एक तो रूपी सर्कल, कौन सा है, एक तो रूपी सर्कल। दूसरा चीज है लेन देन, कौन सा है, लेन देन क्लब। ठीक है, उसके बाद है फिंजी, उसके बाद क्या है, फिंजी। उसके बाद है लिक्विलोन्स, उसके बाद क्या है, लिक्विलोन्स। उसके बाद है इंडिया मनी मार्ट, उसके बाद क्या है, इंडिया मनी मार्ट। तो ये सारे क्या हैं, पेयर टू पेयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, ये एज ए इंटरमीडिएटर की तरह होते हैं, जहाँ पे क्या ये कनेक्शन, मतलब जहाँ पे जो बहुत सारे बोरोवर्स और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ पे मतलब अपने अकाउंट खोलते हैं और वहाँ पे वो मतलब मिल जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेयर टू पेयर लैंडिंग के बारे में। और इसका बिगेस्ट रिस्क क्या है, मतलब पेयर टू पेयर लैंडिंग इतनी ज़्यादा वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉन बाई चांस जो उधार लेने वाला उसने पैसे दिए ही नहीं, ठीक है, तो रीपेमेंट ही नहीं किया, तो उसको क्या मतलब है, तो वो नहीं देगा तो किसके कान को पकड़ोगे आप जाके। ठीक है, तो वही है, अगर कोई नहीं दे पैसे, अगर वो वापस नहीं करता, तो ये इसका बिगेस्ट रिस्क है। और कोई भी ये P2P प्लेटफॉर्म अगर किसी को एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम कैपिटल कितनी फिक्स कर दी गई है, 2 करोड़। ठीक है, कितनी सेटअप की गई है, 2 करोड़। 2 करोड़ कैपिटल होगी तभी ये जो प्लेटफॉर्म है इसको आप वो कर पाओगे, एस्टेब्लिश कर पाओगे।
दूसरी चीज़ अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये क्यों है, क्योंकि एक क्रेड प्लेटफॉर्म, आपने सुना होगा क्रेड, फिनटेक प्लेटफॉर्म है क्रेड, इसने भी P2P लैंडिंग का जो फीचर है वो स्टार्ट किया। और वो किस नाम से स्टार्ट किया इन्होंने स्टार्ट किया क्रेड मिंट के नाम से। किसके नाम से? क्रेड मिंट के नाम से। तो ये क्रेड मिंट क्या है? ये क्रेड मिंट पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। किसका? क्रेड फाइनेंशियल या फिर फिनटेक जो प्लेटफॉर्म है उसका। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर आपने पॉलिटी की सीरीज नहीं देखी है तो आप जाके देखो, क्योंकि अब मैं इसमें बिल्कुल भी रिपीट नहीं करवाने वाली हूँ। प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 20 में प्रिवेंटिव डिटेंशन, आप बताओ बिल्कुल रॉन्ग। आर्टिकल 22 में दिया गया है और उसमें भी दो टाइप के डिटेंशन है, एक है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो ये दो टाइप के हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑथराइज्ड ओनली पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन मैटर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये स्टेटमेंट भी लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट लिख रखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोवाइड किया है कि पार्लियामेंट और साथ में स्टेट लेजिस्लेचर भी जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉ बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। ठीक है, थर्ड है द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड इज 2 मंथ्स। तो आपको पता होना चाहिए बिना एडवाइजरी बोर्ड के रिकमेंडेशन के मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन कितना है? 3 मंथ्स है। कितना है? 3 मंथ्स है, ना कि 2 मंथ्स है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो सारी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या आ गया? डी। ठीक है, आंसर क्या आ गया? डी। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले करवा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप पॉलिटी की सीरीज जाके देखिए। क्वेश्चन नंबर 60। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक नया बैंक ऑफ क्रेडिट प्रपोज हुआ है, उसको बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्या बोलते हैं उसको? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। उसके बारे में हमें बताना है क्या चीज़ ये। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ अ डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड वेरियस financial facilities such as loans to the student for higher studies. It is a financial institution to provide financial assistance for development and improvement of infrastructure in higher education or academic institutions. It is a academic service mechanism for storing and transferring academic credits of students and act as a digital bank holds the credit earned by students in any course. देखो यही है, ठीक है, यही है ABC। क्या है ये? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। यही है क्या? इट इज़ एकेडमिक सर्विस मैकेनिज्म, जिसमें क्या किया जाएगा? जो भी एकेडमिक्स के क्रेडिट है उनको स्टोर किया जाएगा, उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा किसी भी स्टूडेंट के, और ये एज ए डिजिटल बैंक की तरह काम करेगा स्टूडेंट के क्रेडिट्स के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। और किसने ये स्टार्ट किया? UGC ने। मेनली क्या है? UGC का फ्रेमवर्क है ये। ठीक है, UGC का ये फ्रेमवर्क है बस। और तो क्या है? यही है मेन। स्टूडेंट इसमें कहीं किसी भी एक इंस्टीट्यूशन में स्टडी करने के लिए चूज़ कर सकते हैं, फिर अपने जो इंस्टीट्यूशन है उसमें दोबारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने क्रेडिट्स को, और जो अपना जो स्टूडेंट्स है वो ऑनलाइन भी जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ABC का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को अलाउ करना कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मूव कर सकते हैं इधर उधर, और एंटर और लीव कर सकते हैं किसी प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो उसके लिए है ये। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 61 पे। कार्बन बॉर्डर टैक्स। कार्बन बॉर्डर टैक्स, देखो आपने ये क्वेश्चन भी पहले कर चुके हो। ठीक है, 2-3 बार ये क्वेश्चन हो चुका है। क्या ये G20 का? बिल्कुल भी नहीं। यूरोपियन यूनियन ने जो भी ग्रीन हाउस गैसेस से बने हुए ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, या मतलब जो वैसे प्रोजेक्ट्स हैं, उन क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए उन पे क्या लगाया है? एक बॉर्डर टैक्स लगा दिया है, उसको बोलते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स। अभी लगाया नहीं है, मतलब वो लगाएंगे 2026 से वो फोर्स में आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? कार्बन बॉर्डर टैक्स है। इस सेकंड बोल रखा है ऑल दी G20 मेंबर्स आर हैव एग्रीड टू प्रपोज टैक्स एंड प्लान टू लीगलाइज इट बाय 2026। देखो G20 कंट्रीज में तो इंडिया भी आता है, लेकिन इंडिया तो इसका क्या कर रहा है? बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। इस सेकंड भी रॉन्ग है कि सारी G20 कंट्रीज इसको प्रपोज करने को एग्री हो गई हैं, ये भी नहीं है। और फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है कि ये किसने स्टार्ट किया? ये यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आ गया? डी। क्यों आया डी? क्योंकि इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा था और करेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के बारे में बताना है। IFSC is aimed at developing a storing global connect and focus on needs of Indian economy and services as an international financial platform for global economy as a whole। तो यही है बिल्कुल, ग्लोबल कनेक्ट करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को नीड्स को फोकस करने के लिए है मेनली। तो यही है कौन सा? ये IFSC।
सेकंड है कि फर्स्ट आईएफएससी सेंटर वॉज एस्टेब्लिश्ड एट मुंबई। तो आपको ये पता होना चाहिए पहला एस्टेब्लिश सेंटर, सबसे पहला आईएफएससी सेंटर कहाँ पे बना था? गांधीनगर में बना था। और गांधीनगर कहाँ पे? गुजरात में। तो ये फिर स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी। थर्ड है करंटली देयर इज नो लेजिस्लेशन इनेक्टेड टू रेगुलेट द आईएफएससी एक्ट। देखो आईएफएससी इंडिया में किस लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग रेगुलेट होते हैं? SEZ एक्ट, SEZ एक्ट, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के अकॉर्डिंग ये होते हैं 2005। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है, इंडिया में लेजिस्लेशन है। तो सेकंड भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया? ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 63 पे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एक्सचेंज विच प्रोवाइड स्टॉक इंडेक्स निफ्टी फॉर टॉप 50। देखो निफ्टी 50 कंट्रीज के लिए प्रोवाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टॉप 100 स्टॉक इंडेक्स है। तो याद रखना टॉप 100 का नहीं है। देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 का है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कितने का है? टॉप 30 कंपनीज का, ना कि 100 का। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं। बेस वैल्यू फॉर बोथ निफ्टी एंड सेंसेक्स इज 100। कि जो बेस वैल्यू है बोथ निफ्टी एंड 100, निफ्टी एंड सेंसेक्स, वो कितनी है? 100 है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो, ये जो आपके सामने स्क्रीनशॉट आया हुआ है इसमें आप देख सकते हो कि किस किस के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और यहाँ पे कौन सा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और यहाँ पे कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ये कौन सा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट है। ठीक है, और फुली क्या है? ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सेंटर है। दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, दैट ऑफर्स लेगेसी ऑफ हाई स्पीड ट्रेडिंग। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा इसमें ये पहला डिफरेंस बता दिया। दूसरा है एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग वॉज इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम बिगिनिंग फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट इट वॉज ऑलवेज ए फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज प्रमोटिंग पेपरलेस ट्रेड। स्टार्टिंग से ही ये क्या था? फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज था। दूसरा लेकिन 1995 में, ओनली 1995 जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक हुआ। ठीक है, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक हुआ। लेकिन 1875 से क्या चल रहा था? पेपर पैटर्न पे चल रहा था। लेकिन 1995 से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक हुआ। तो याद रखना जब से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना है वो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बाद में इलेक्ट्रॉनिक हुआ है। थर्ड डिफरेंस क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अगर ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज रैंकिंग की बात करें तो वो 11th पोजीशन पे है। ठीक है, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सी पोजीशन पे? 10th पोजीशन पे। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 10th पोजीशन पे है और जो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये 11th पोजीशन पे है। ठीक है, उसके अलावा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये निफ्टी का ये एक इंडेक्स निकालता है जिसको बोलते हैं निफ्टी, और इसमें टॉप 50 कंपनीज हैं, अभी बताया हमने। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कौन सा इंडेक्स निकालता है? सेंसेक्स, जो कितने कंपनीज का है? टॉप 30 स्टॉक इंडेक्स, मतलब टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स निकालता है। ठीक है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टॉक एक्सचेंज कब रिकॉग्नाइज किया गया था? 1993 में। लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कब स्टॉक एक्सचेंज किया गया था? 1957 में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, याद रखना है इनको। उसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ट्रेडिंग किस किस में करता है? इक्विटी, डेट, करेंसी, डेरिवेटिव सब में करता है। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो भी डेट, म्यूचुअल फंड और करेंसीज में करता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ये करेंसीज, म्यूचुअल फंड और डेट इंस्ट्रूमेंट में करता है, और ये डेट, इक्विटी, ठीक है, डेट, इक्विटी और करेंसी डेरिवेटिव में करता है। फिर इसकी बेस वैल्यू कितनी है? 1000। याद रखना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू कितनी है? कितनी है? इसकी वैल्यू है 1000, बेस वैल्यू है 1000, और इसकी बेस वैल्यू कितनी है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 100। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी जो लास्ट स्टेटमेंट बोली गई है वो यही बोली गई है। तो ये हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हमने देख ली कि बेस वैल्यू दोनों की कितनी है, मतलब निफ्टी की कितनी है? 1000 है, और इसकी सेंसेक्स की कितनी है? 100 है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सारी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? ए। ठीक है, 63 का क्या आंसर आ गया? ए। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 64 पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 64 पे शुगर केन के फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में बताना है। सबसे पहले है कि जो एमएसपी का है वो ये सेम। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स रिकमेंड्स एफआरपी। मैंने बताया था ये क्या करती है? अप्रूव्स करती है एफआरपी को। रिकमेंड कौन करता है?
क्या था वो, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कौन सा, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इसको क्या करता है, रिकमेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग। सेकंड है स्टेट्स प्रोक्योर दिस शुगर केन एट द बिलो द एफआरपी अनाउंस्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। देखो एफआरपी क्या होता है, एक मिनिमम प्राइस होता है, उससे नीचे कैसे कोई वो प्रोक्योर कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट होगा, उससे नीचे नहीं प्रोक्योर करती है, उससे ज़्यादा ही प्राइस पे जो स्टेट्स हैं वो क्या करती है, प्रोक्योर करती है। और वो जो स्टेट्स हैं वो कौन सा प्राइस अनाउंस करते हैं, स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस, स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस। और ये एफआरपी से क्या हो जाता है, ज़्यादा ही होता है हमेशा, ठीक है। और वैसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव करती है, तो इसको हेड कौन करते हैं, हमारे पीएम हेड करते हैं। इसका मतलब मेन कौन डिटरमाइन करता है, हमारे एफआरपी को, और एमआरपी मतलब एमआरपी बोल रही हूँ उसको, एमएसपी को कौन डिटरमाइन करता है, हमारे पीएम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 64। इसका आंसर क्या हो गया, तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। हमें ग्रेटर एडजस्टेंट स्ट्रोक के बारे में बताना है, ठीक है। इसको गरुड़ा भी बोला जाता है, क्या बोलता है, गरुड़ा भी इसको बोला जाता है। सबसे पहले ये ब्रीड करता है केवल और केवल इंडिया में, तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। केवल और केवल इंडिया में नहीं, ये कंबोडिया में भी पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, कंबोडिया में भी ये पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। सेकंड है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेटस है इसका, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, इसका स्टेटस है इंडेंजर्ड ओनली, ठीक है। इसका स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। फिर बोल रखा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड नहीं है, नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर भी ये प्रोटेक्टेड है। कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल 4 में, ठीक है। कौन से में, शेड्यूल 4 में ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लेप्टोप्टेलोस डुपियस, ठीक है, लेप्टोप्टेलोस लैप्टिस डुपिस, डुपियस, ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। और मेनली 3 नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं इसके, 2 तो इंडिया में है और एक आपने देख लिया कहाँ पे, कंबोडिया में। 2 इंडिया में कहाँ पे, एक तो बिहार में और एक असम में। बिहार में, असम में, कंबोडिया में। तो ABC ये इसके क्या है, ब्रीडिंग ग्राउंड है, ठीक है। और केवल इंडिया में, असम में ही पाया जाता है और कंबोडिया में भी पाया जाता है। ये आपने सारी चीज़ें देख ली। एक स्ट्रोक के बारे में एक और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था, पेंटिंग स्ट्रोक, उसके बारे में मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना। पेंटिंग स्ट्रोक कौन से ईयर में क्वेश्चन आया था, और पेंटिंग स्ट्रोक जो है वो क्या है, कौन सा स्टेटस है इसका, नियर थ्रेटेंड स्टेटस है। और ये IUCN में इसका नियर थ्रेटेंड है। और फिश ईटिंग बर्ड है, ये क्या है, ये फिश ईटिंग बर्ड है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये कौन सा बर्ड है, फिश ईटिंग बर्ड है। और इसका जो स्टेटस है वो क्या है, नियर थ्रेटेंड है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 65 इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो सारी ही इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, सी। आंसर क्या आ गया, सी, क्योंकि सारी ही क्या है, इनकरेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। हमें अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रखा है कि इट इज ए सरफेस ओशन करंट इन अटलांटिक ओशन ट्रांसफरिंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मेनली ये क्या करता है, हीट को ट्रांसफ़र करता है ट्रॉपिक से लेके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। कहाँ पे करता है, ट्रॉपिक से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सेकंड बोल रखा है इट इज़ द ओनली करंट दैट फ्लोज कम्प्लीटली अराउंड द वर्ल्ड। ये ओनली करंट है जो क्या करता है, कम्प्लीटली अराउंड द वर्ल्ड क्या करता है, फ्लो करता है। तो याद रखना ये ओनली सरफेस करंट नहीं है, ये सरफेस पे भी ब्लो करता है और बॉटम पे भी ब्लो करता है, दोनों जगह पे ब्लो करता है। तो ऐसा नहीं है ये केवल और केवल सरफेस ओशन करंट है, ठीक है। ऊपर से गर्म पानी को ऊपर ले जाता है और नीचे से ठंडे पानी को क्या लाता है, नीचे ट्रॉपिक्स में लेके आता है। तो ये वाला सर्कुलेशन चलता है अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड है ये ओनली करंट है जो कम्प्लीटली अराउंड द वर्ल्ड फ्लो करता है। ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है, ये ओनली करंट है जो कम्प्लीटली अराउंड द वर्ल्ड क्या करता है, फ्लो करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। क्या हो गया, बी। तो ये देखो ये हमारा क्या है, अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल ऑल अराउंड द वर्ल्ड घूम रहा है, ठीक है। ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड घूम रहा है, ठीक है। और ये क्या है, डीप वाटर फॉर्मेशन, सरफेस करंट। एक जगह क्या होता है, सरफेस करंट क्या होता है, जो वार्म वाटर होता है वो ऊपर ट्रॉपिक्स में जाता है। और फिर जो नीचे ये ब्लू वाला है, ये क्या है, ये डीप वाटर है, ठीक है। तो ये डीप वाटर है, ये डीप वाटर क्या करता है, नीचे आता है, नीचे से ठंडे पानी को इधर उधर घुमाता है, ठीक है। तो याद रखना ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये सरफेस पे करंट फ्लो करता है, एक डीप में फ्लो करता है। सरफेस पे क्या होता है, ट्रॉपिक से वाटर जाता है कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जहाँ पे उसको वार्म वाटर पहुँचा देता है। इसका मतलब अगर अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन ना हो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ज़्यादा
ठंड होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, ये भी चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो एक जो रीज़न है वहाँ पे थोड़ा गर्म रहने का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, वो क्या है, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस के आंसर में लिखोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, सबसे अलग होगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 66 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 67 पे। हमें अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट के जजेस के बारे में बात करनी है। तो आपको पता है कि जब मैंने बताया था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, मैंने किस में करवाया था, आपके पॉलिटिकल सेक्शन में करवाया था। और मैंने बताया था कि जब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होती है तो चीफ जस्टिस को कितने सीनियर मोस्ट जजेस से पूछना पड़ेगा, 2 सीनियर मोस्ट जजेस से पूछना पड़ेगा कॉलेजियम सिस्टम में, ठीक है, जब अपॉइंटमेंट करनी है। लेकिन अगर ट्रांसफ़र करना है तो क्या होगा, याद रखना, जब कॉलेजियम को हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करना होगा तो सीजीआई को कितने जजेस से, 4 सीनियर मोस्ट जजेस से वो करना होगा, क्या करना होगा, कंसल्ट करना होगा। ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस से आपको कंसल्ट करना होगा, और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट्स कंसर्न, जहाँ पे भी, एक तो जहाँ से आप उस जज को ट्रांसफ़र कर रहे हो और एक जहाँ पे आप उसको लेके जा रहे हो, तो उनके चीफ जस्टिस से आपको बात करनी होगी, साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी आपको बात करनी होगी ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। सबसे पहले देख, कॉलेजियम कंसिस्टिंग ऑफ सीजीआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड जजमेंट टू बी अपॉइंट। देखो, अपॉइंट करने के लिए हमें कितने जजेस चाहिए, सीजीआई प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। अपॉइंटमेंट के लिए हमें कितने चाहिए, 2 सीनियर मोस्ट जजेस। और सेकंड है कि सेकंड क्या है, सेकंड है कि इट इज़ मैंडेटरी दैट ए पर्सन मस्ट बी फ्रॉम अनदर स्टेट फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट। ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमें कि दूसरे स्टेट से होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। थर्ड, इन केस ऑफ ट्रांसफर द कंसेंट ऑफ जज बीइंग ट्रांसफर्ड इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल भी नहीं, जिसको ट्रांसफर करना है उसका कंसेंट बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो कोई भी स्टेटमेंट तो इसमें करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। हमने सबको बता दिया कि कोई कंसेंट रिक्वायर नहीं है। ट्रांसफर में कितने जजेस का अपॉइंटमेंट कंसल्टेशन लिया जाएगा और अपॉइंटमेंट में कितने जजेस का कंसल्टेशन लिया जाएगा, ठीक है। और फिर प्रेसिडेंट जब भी ये रिकमेंड कर देंगे तो फिर वो लॉ मिनिस्टर को भेजेंगे, लॉ मिनिस्टर पीएम को भेजेंगे, पीएम एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट गैजेट में छाप देंगे और फिर वो जो जज है उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो प्रेसिडेंट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं सीजीआई से कंसल्ट करने के बाद, और लेकिन सीजीआई का सोल ओपिनियन नहीं माना जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। आ जाते हैं 68 पे। सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस द वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम अभी लॉन्च किया। तो करेक्ट बताना है। सबसे पहले, पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल जो 15 साल से पुराने होंगे विल अंडरगो वॉलंटरी फिटनेस टेस्ट, ऐसा नहीं है। पैसेंजर व्हीकल के लिए लिमिट लिखी गई है 20 ईयर्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15 ईयर्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि दोनों के लिए 15 ईयर्स है। Second, in case the particular vehicle fails to pass the test, the owner will receive the value determined by the government at that time for scrapping the vehicle। ऐसा नहीं है क्योंकि जितनी भी होगी उस व्हीकल की वैल्यू उतनी ही गवर्नमेंट देगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। शोरूम के बाहर व्हीकल का जितना भी प्राइस होगा उसका 5% ओनली गवर्नमेंट देगी। कितना देगी, ओनली 5%, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, डी। कोई भी स्टेटमेंट इसमें भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। सारा पैसा उसको नहीं मिलेगा, ओनली 5% जो शोरूम के बाहर का प्राइस होगा वो मिलेगा। और पैसेंजर व्हीकल के लिए लिमिटेड 20 ईयर्स और उनके लिए 15 ईयर्स। और दोबारा आप रजिस्ट्रेशन भी वैसे तो करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या होगी, आपकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा लगेगी, ठीक है। उसके लिए आपकी फ़ीस क्या है, ज़्यादा लगेगी। तो अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 69 पे। ये क्या है, मेनली ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 69, पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021। 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, तो उसके बारे में बताना है। द बिल इम्पावर्स द स्टेट्स और यूटी टू प्रिपेयर देयर ओन लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। बिल्कुल ये तो कर रहे हैं कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अपनी स्टेट्स लिस्ट कर ले अपने उसके हिसाब से। सेकंड है दिस, इट प्रोवाइड्स फॉर द एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर एसटी एसटी। देखो मैंने आपको बताया था रिजर्वेशन का जो प्रमोशन था उसको एक्सटेंड कौन से एक्ट में किया गया। अगर आपने पॉलिटिकल सेक्शन अच्छे से देखा है तो वो है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो हो जाती है वो रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि रिजर्वेशन को जो एक्सटेंड किया गया था
104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। और एक और चीज़ ध्यान रखना, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन था या फिर जो नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट, वो प्रोविजन भी हटा दिया गया इसी एक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है? ए। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है? ए। क्या SC/ST का रिजर्वेशन राज्यसभा में है? ठीक है, ये मैंने उसमें करवाया, क्या ST/ST का रिजर्वेशन राज्यसभा में है? तो मेरे को ये बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, जिसने पॉलिटिकल सेक्शन देखा होगा वो शायद इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। कौन सी रिवर्स जो है इंडिया और नेपाल को वो करती हैं, क्या करते हैं? बॉर्डर करती है। घाघरा भी है, गंडक भी है, कोसी भी है, तीनों ही करती है। तीस्ता नहीं करती, क्योंकि तीस्ता सिक्किम से निकलती है और उसके बाद डायरेक्ट इंडिया से फिर बांग्लादेश में चली जाती है, उससे वेस्ट बंगाल से होते हुए। ठीक है, तो ये नहीं करती है, तो फोर्थ नहीं करती है, 1, 2 और 3 करती है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? ए। ठीक है, जाके देखना कौन कौन से रिवर्स जो है वो इंडिया और नेपाल को सराउंड करती हैं। ये देखो, ये मेन रिवर्स कहाँ से निकलती है? बिहार से निकलती है, और बिहार के ऊपर ही क्या है? यहाँ पे नेपाल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? नेपाल है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिवर्स आती होंगी ऊपर से वो क्या है? मेनली नेपाल से ही आती होंगी, वो ही रिवर इंडिया और नेपाल के बीच में। तो देखो, ये रही गंडक, ठीक है, ठीक है, ये कमला, कोशी, ठीक है, महानंदा, उसके बाद बागमती, बुरही गंडक। ठीक है, तो ये सारी रिवर्स कहाँ से निकलती हैं? ये सारी उधर से ही आ रही हैं, और सारी ये इंडिया और नेपाल को क्या करती हैं? सराउंड करती हैं। बस इतना सा जो टॉपिक है वो आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, और कौन कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, वो आपको खुद करनी है। ठीक है, तो ये है गंगा रिवर, और उसके आप देख लेना थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कौन कौन सी इंडिया और नेपाल को सराउंड करती हैं वो मैंने क्या कर दिया? आपको दिखा दिया है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन आपने देख लिया है, घाघरा, गंडक, कोसी और तीस्ता, लेकिन उसको सराउंड नहीं करती है, तो आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 71 पे। IT एक्ट के बारे में, सेक्शन 66 ए ऑफ IT एक्ट 2000 के बारे में बताना है। सबसे पहले, इट क्रिमिनलाइजेस द सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर और अदर कम्युनिकेशन डिवाइस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन्स। ये क्रिमिनलाइज करता है उनको, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्रिमिनलाइज तो करता ही है ये IT एक्ट। सेकंड है, दिस सेक्शन वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन सीरिया सिंगल केस बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2015। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये जो सेक्शन था 66 है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया था सीरिया सिंगल केस में बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2015। और याद रखना, मेंस में आजकल केसेस पूछे जा रहे हैं कि किस केस में लास्ट डिकेड में कौन कौन से केसेस हुए हैं, क्या है, तो केसेस को भी आप थोड़े अच्छे से अब देख लेना कि लास्ट डिकेड में जो है कौन कौन से केसेस हुए हैं, किस केस के लिए कौन सा केस हुआ है, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो गया? सी। ठीक है, ये प्री में नहीं लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे टाइप के। तो क्वेश्चन नंबर 71 हो गया सी। आ जाते हैं 72 पे। AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है। सबसे पहले, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू डिस्टर्ब्ड एरिया बाय गवर्नर ऑफ ए स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल, ये किसी भी डिस्टर्ब एरिया पे अगर कोई होता है तो उस पर क्या किया जा सकता है? एक्सटेंड किया जा सकता है। सेकंड है, इट कैन बी एक्सटेंडेड एनी पार्ट और वोल ऑफ सच स्टेट ऑफ, बिल्कुल किसी भी पार्ट में जो डिस्टर्ब है या फिर पूरे स्टेट में भी किया जा सकता है। थर्ड है, इट एम्पावर्स आर्म फोर्सेस टू अरेस्ट विदाउट वारंट, बिल्कुल यही तो इनके पास पावर है कि अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को जिसने कोई भी कोग्निजिबल ऑफेंस किया या फिर सस्पिशन के बेस पे भी कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया? डी। प्रेजेंटली AFSPA कहाँ पे लगा हुआ है? असम, नागालैंड, मणिपुर और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ पे भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे ये AFSPA भी लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर ये 72 का आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोलता है? मिथेनॉल इकोनॉमी के बारे में बात करनी है। सबसे पहले, मिथेनॉल इज ए लो कार्बन हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई एश कोल, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, CO2 फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो जो मिथेनॉल है ये लो कार्बन है, ये यहाँ से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्या बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट? हाई एश कोल से बनती है, लो कार्बन फ्यूल है, हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल है। ठीक है, ये चीज़ ये है क्या? मिथेनॉल के बारे में। सेकंड है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज अंडरटेकन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम बायोमास। देखो, मिथेनॉल बायोमास से मिथेनॉल बनाने का जो कंसेप्ट है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया है। ये है करंट अफेयर्स की न्यूज़, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने स्टार्ट किया है, और ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। तो आपको अगर ये सेकंड में भी पता है तो आप डायरेक्ट किस पे पहुंच जाओगे?
डायरेक्ट 50-50 पे पहुंच जाओगे। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही। द फिना ऑफ पॉली जनरेशन कैन बी यूज्ड इन मिथेनॉल ब्लेंडिंग फॉर सिंथेसिस ऑफ गैस। पॉली जनरेशन का जो मेथड है वो भी गैस के सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है हमारे, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, आंसर क्या हो गया, डी, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसने स्टार्ट किया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्या बोलता है, ट्रांस फैट के बारे में बहुत ज़्यादा बता चुके इसके बारे में, अभी इसको डिटेल में नहीं करेंगे बिल्कुल भी। द करंट परमिसेबल ट्रांस फैट लिमिट इन इंडिया सेट बाई FSSAI इज 5%। तो याद रखना, अभी सेट क्या 5% थोड़ी ना सेट है अभी इंडिया में। अभी इंडिया में कितनी सेट है, अभी याद रखना 2021 के लिए तो है 3% और 2022 के लिए कितनी है 2%। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है दे आर अनसैचुरेटेड, बिल्कुल ये अनसैचुरेटेड है, हाइड्रोजनेटेड फैटी एसिड ऑयल हैं जो हार्मफुल है बॉडी के लिए। ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, करंट आपको लिमिट बता दी और ट्रांस फैट के बारे में हर चीज़ में करवा चुकी हूँ पहले। ठीक है, आप जाके करंट अफेयर्स देखो। जलियांवाला बाग मैसाकर सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में। तो पहले द इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वर प्रोटेस्टिंग द अरेस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। बिल्कुल उन्हीं के अगेंस्ट वे अरेस्ट हुए थे, उनके अगेंस्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेकंड है गांधी जी विड्रू नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। देखो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट तो उसके बाद स्टार्ट हुआ था, इन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट नहीं, इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को वो किया था, क्या किया था, विड्रू किया था सत्याग्रह मूवमेंट को, ना कि नो कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द हंटर कमीशन टू एग्जामिन द इंसिडेंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने क्या बनाया था, एक हंटर कमीशन बनाया था इस इंसिडेंट को एग्जामिन करने के। बिल्कुल इन्होंने क्या बनाया था, हंटर कमीशन बनाया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। तो और गांधी जी ने तो एक काम और किया था, इन्होंने अपनी केसरे हिंद का जो टाइटल था उसको भी लौटा दिया था। ठीक है, केसरे हिंद का जो टाइटल था उसको लौटा दिया था। और एक जो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी, नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको भी क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था, मतलब उसको लौटा दिया था। तो ये इसी जलियांवाला बाग में सा करके उसमें, ठीक है, सपोर्ट में। तो ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। एक और हमारा लेक्चर आएगा, उसके बाद हमारे अगस्त के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 मत भूलना। ठीक है, जितनी बार आप प्लीज़ लगाओ उसके आगे इनफाइनाइट लगा दो। ठीक है, और सुनते रहो। तो बस इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपको थोड़ा सा भी हमारे इनिशिएटिव अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। अपने फ़ोन से तो कर ही दिया करो, साथ में अपने घर में जितने लोग हैं उनके फ़ोन से भी कर दिया करो, वेदर वो देख रहे हो नहीं देख रहे हो कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।